पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाव ये टिंगर के मरने से एकदम बौखला चुका था, तो वो पूरी जान लगा देता है एल्डर को मारने के लिए। कैसे भी करके उसको बस एल्डर को मारना था। इस वजह से दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर टिंगर के मरने की वजह से वांग को उसके लाइफ और डेथ का जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है उसकी भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इस वजह से उसके लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन का एक लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। लेकिन जैसे जाव यहाँ से गया था, सारे लोग टिंगर के पीछे पड़ जाते हैं ताकि उससे वो इमॉर्टल स्वॉर्ड हासिल कर सके। वांग ने जिम्मेदारी दी टिंगर को बचाने की, तो फिर वो उसको बचाने के लिए वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। इस वजह से सारे लोग अब वांग के ही पीछे पड़ चुके थे ताकि उसको मारकर उससे ही वो इमॉर्टल स्वॉर्ड हासिल कर ले। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस दूसरे वाले एल्डर को मारने के लिए वांग ने एक पेंटिंग को बाहर निकाल लिया था, जो कि उसके लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को दिखाती है। उसके अंदर से डेथ वाली पावर निकलकर सीधा उस एल्डर के ऊपर जाकर अटैक कर देती है। एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी हालत तो खराब होती ही है, उसी के साथ साथ जो वो स्पिरिट लेकर आया हुआ था उस स्पिरिट की भी हालत खराब हो जाती है। मानो कि वो स्पिरिट गायब भी हो चुकी थी वहां से। बड़ी उछल रही थी वो स्पिरिट यहाँ पर, लेकिन वांग के तो एक भी अटैक का वो मुकाबला नहीं कर पाए। वांग यहाँ पर कह रहा था कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी स्ट्रॉन्ग है ये आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर। इसके सामने तुम जैसे छोटे मोटे लोग नहीं टिक सकते। ये मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन इतना खतरनाक है कि मैं अभी यहाँ पर चैलेंज करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के लेट स्टेज के बंदे को। चाहे तो वो मेरे से यहाँ पर आकर फाइट कर ले, मैं उसको भी हरा कर दिखा दूंगा। इतनी कमाल की है मेरी ये आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर। वो जो एल्डर यहाँ पर आया हुआ था वांग, उसको मारने के बाद उसकी स्पिरिट भी निकाल लेता है और मुट्ठी बंद करते हुए उसकी स्पिरिट को वहां पर फाड़ कर अलग कर देता है। एल्डर यहाँ पर न जाने कौन सा दिन देखकर उठा होगा जो वांग जैसे बंदे से उसने पंगा ले लिया और उसको सजा भुगतने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं मिला। जितने भी वहां पर लोग खड़े हुए तो वो पागल हो जाते कि ये जो बंदा यहाँ पर आया था एल्डर, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के लेट स्टेज पे था। उसको तो बस मुट्ठी बंद करते हुए मार दिया इस बंदे ने। आखिर ये वांग चीज क्या है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, हम इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो जो डीमन था वांग के पास आकर कहता है कि देखो वांग, तुम्हारा आर्टिस्टिक कंसेप्शन कमाल का है, लेकिन यहाँ पर जितने भी एल्डर है ना, वो सब ज्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के लेट स्टेज पे है। तो हमें कोई तरीका निकालना पड़ेगा यहाँ से जाने का। एक साथ हम एक टाइम पे इतने लोग का मुकाबला नहीं कर सकते। यही बात वो सारे लोग भी कहना शुरू कर देते हैं कि हम मानते हैं कि तेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन बहुत कमाल का है, लेकिन यहाँ पर इतने लोगों की तू ढंग से गिन तक नहीं सकता। कितनों का ही मुकाबला कर लेगा, तू नहीं कर सकता इतने लोगों का मुकाबला। इस वजह से अब देखते ही देखते एक के बाद एक करते हुए जितने भी सेक्ट वाले यहाँ पर आए थे वो वांग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक साथ 1000 लोग सीधा वांग के पास जा रहे थे उसको मारने के लिए। 1 वर्सेस 1000 से भी ज्यादा यहाँ पर चैलेंज हो चुका था। वांग यहाँ पर जरा सा नहीं डरता, ना ही वो एक कदम पीछे करता। वो तो बस यहाँ पर कह रहा था कि मुझे अफसोस होता है तुम लोगों के लिए। मैंने कितने टाइम हो गए मुझे कि एक बार में इतने लोगों की जान नहीं ली। तुम लोग मुझे वही चीज वापस से दोहराने पे मजबूर कर रहे हो। तुम लोगों की नजर में तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वर्थलेस है, तभी तो तुम इस तरह से उसे गंवाना चाह रहे हो। तो ठीक है, मैं उसको आसानी से ले भी लूंगा, लेकिन तभी वहाँ पर पूरा आसमान अपना रूप बदलने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुन टाई पहुंच रहा था वांग को बचाने के लिए। लेकिन उसके आने से पहले ही सारे के सारे लोगों ने अपना अटैक चल दिया था, जो अटैक सीधा वांग के आंखों के सामने तक के पहुंच जाता है। कुछ इंच की दूरी पे था वो अटैक, वांग को लग ही जाता, पर सही टाइम पे पहुंच गया था सुनटाई वहां पर, जो कॉफिन को घुमाते हुए सब अटैक को एक बार के अंदर खत्म कर देता है। बहुत ही कमाल वाली एंट्री ली थी यहाँ पर सुनटाई ने। वो ऐसा भवंडर बनाता है कि पूरे के पूरे लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो भवंडर के अंदर ही गायब हो जाते हैं। सुनटाई जैसे पहुंचा था सभी की हवा टाट हो जाती कि नहीं, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के भी आगे का बंदा है। ये इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा यहाँ पर कैसे आ गया। वांग सुनटाई से कहा था कि मुझे पता था कि तू यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि तू काफी टाइम से मेरा पीछा कर रहा है। तू मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी जान की चाबी तो मेरे पास ही है। सुनटाई कहता है कि फिर ठीक है, मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ ना, फिर से एक डील करता हूँ तेरे से। नॉर्मल लोगों को तो मैंने मार दिया, लेकिन पावरफुल लोग अभी भी बचे हुए, तो वही मेरा ऑफर है कि मैं इन लोगों को मारता हूँ, तुझे बचा लूंगा, उसके बदले तू मुझे आजाद कर दे, वरना फिर जा भाड़ में जा, मैं तेरी मदद नहीं करता। जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं है, तुझे मेरी मदद चाहिए या नहीं चाहिए। वांग कहता है देख, 1000 साल का अर्स आना बहुत ज्यादा होता है, क्या पता मैं 1000 साल के अंदर ही मर जाऊं, तो मेरे मरते साथ ही वो पगोड़ा भी खत्म हो जाएगा और उसके साथ तू भी खत्म हो जाने वाला है। तो तू तो मुझे यहाँ पर मरता हुआ देख ही नहीं सकता, चाहे मैं तेरे साथ डील करूँ या ना करूँ, तू मुझे मरने देगा ही नहीं, क्योंकि मैं मरता हूँ तो बात साफ है कि तू भी नहीं बचेगा। मेरा तेरे से डील करने का कोई मतलब ही नहीं, तो खुद मुझे बचाएगा और मेरी जान नहीं ले सकता। तो सुनटाई पागल हो चुका था कि बहुत बड़ी गलती होगी जो है जाओये के बाद में आकर 1000 साल के लिए इसका गुलाम बनने को रेडी हो गया। न जाने कौन सी मुसीबत में लाकर इसने मुझे फंसा कर रख दिया है। ना इधर जा
सकता हूँ ना उधर जा सकता, दोनों तरफ से फंस रहा हूँ मैं, ना इस वांग को मार सकता हूँ ना इसको मरता हुआ देख सकता हूँ। सुनटाई का जो इतना ज्यादा गुस्सा था उसको देखकर बाकी जो एल्डर बचे हुए थे यहाँ पर हाई लेवल वाले, उनकी फट जाती है। वो लोग वैसे ही भागने लग गए थे, फाइट करना तो दूर की बात है। लेकिन सुनटाई कहता है कि मेरा तो गुस्सा बहुत चढ़ा है, मैं वांग के ऊपर तो गुस्सा नहीं उतार सकता, लेकिन ये लोग तो हैं, इनको ही मारकर अपना गुस्सा खत्म करता हूँ। पहाड़ में गए ये लोग, तो वो अपनी बहुत ज्यादा हाई लेवल की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और एक के बाद एक करते हुए ऐसा अटैक कर रहा था वो सभी लोगों के ऊपर कि देखते ही देखते लोगों की लाशें बिछ जाती हैं। अनगिनत लोगों को बस वो अपनी पावर की मदद से मारे जा रहा था ताकि वो अपना गुस्सा शांत कर सके। उसकी पावर देखकर वांग यहाँ पर कह रहा था कि ये जो सुनटाई है वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा है, उसके सामने तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदों की कोई औकात ही नहीं है यार। बस 2-3 लेवल का फर्क है, उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा मैंने सोचा नहीं था। एक अटैक सीधा डीमन को भी आकर लगने वाला था क्योंकि सुनटाई चाहे तो डीमन को भी मार सकता है क्योंकि उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वांग डीमन को यहाँ पर बचा देता है। किसी कब्रिस्तान में इतनी लाशें नहीं होंगी जितनी की लाशें 1 सेकंड के अंदर सुनटाई ने यहाँ पर बिछा दी थी। इसके बाद सुनटाई पूरे गुस्से के साथ वांग से कह रहा था कि जानता हूँ कि तुझे नहीं मार सकता, चाहे 1000 साल तक के सुकून से जिंदा रह ले, तू भी क्या याद रखेगा। इतना कहने के बाद सुनटाई वहां से जा चुका था। जाते जाते वो वांग को एक जेट भी देकर जाता है, लेकिन वो जेट किस तरह से काम आएगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जिसके बाद वांग डीमन से कह रहा था कि चलो ठीक है, यहाँ का तो मैटर शांत हो गया, तो अपना कंपास निकालो, हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ से जाना है सुजाको प्लैनेट के अंदर। जिस पर डीमन भी हामी भरता है और वांग और डीमन दोनों उस कंपास पे सवार होकर यहाँ से सुजाको प्लैनेट की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं क्योंकि इमॉर्टल रेन में आने के बाद जो भी हो सकता था वांग ने सारे के सारे मैटर को खत्म कर दिया। तो अब बारी है यहाँ से सुजाको प्लैनेट में रिटर्न जाने की। रास्ते में वांग कह रहा था कि इमॉर्टल रेन के अंदर आने के बाद फायदा तो काफी ज्यादा हुआ, खतरे भी थे लेकिन यहाँ का मैटर शांत हो गया। साथ ही साथ मेरे पास अभी 2 इमॉर्टल तो स्वॉर्ड है जो कि टिंगर के पास है, लेकिन 2 इमॉर्टल स्वॉर्ड जा चुकी है। उसकी लोकेशन तो मुझे पता है लेकिन उसको लेना इतना इजी नहीं होगा। साथ ही वो जो डीमन था वो यहाँ पर वांग से कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चाहते तो मुझे कई बार मार सकते थे लेकिन आपने मुझे नहीं मारा, उल्टा मेरी कई बार आपने मदद भी की। ये एहसान मैं आपका कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे एक बार आवाज लगाना, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। आज के दिन जो भी हुआ, कोई भी अगर मुझे कभी भी आपके बारे में कुछ भी चीज पूछता है ना, मैं किसी को नहीं बताने वाला कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो और आपकी आइडेंटिटी क्या है। मैं कसम खाता हूँ अपने ट्रोल क्लान की कि मैं किसी को आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। वांग उसे कहता है कि देखो ये जो सुजाको वाले हैं ना, वो रेड बटरफ्लाई की वजह से इतने शांत नहीं बैठेंगे, वो कैसे भी करके मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। जिस पर डीमन कहता है कि अगर आप ही जगह मैं होता ना तो मैं भी वही काम करता जो आपने किया है। सुजाको वाले आ जाए या कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जिस वजह से वांग भी यहाँ पर उसकी बात मान लेता और वो दोनों पोर्टल के बाहर, जिस पोर्टल की वजह से वो लोग इमॉर्टल रैन के अंदर गए थे। वो जो डीमन था वांग से कह रहा था कि अगर आपको कभी भी टाइम मिले ना तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरे ट्रोल क्लान के अंदर आ सकते हैं, आपका स्वागत होगा वहाँ पर, साथ में बैठकर तारू वगैरह पियेंगे। जिस पर वांग भी कहता है कि ठीक है, अगर किस्मत में हुआ तो हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद वो डीमन वहाँ से जा चुका था और वांग भी वहाँ से अपना जाओ कंट्री जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सुजाको प्लैनेट का ही सीन देखते जहाँ पर पूरी हलचल मची हुई थी। रेड बटरफ्लाई का जो एक हाथ कट गया था उस वजह से सभी की नजर में एक ही नाम था कि शेंगन्यू नाम का एक बंदा है जिसने रेड बटरफ्लाई का एक हाथ काट दिया। अब ये शेंगन्यू कौन है, कहाँ से आता है, क्या हुआ उसके साथ, कोई नहीं जानता, लेकिन वो इतना खतरनाक था कि उसके अंदर इतना जिगर है जो उसने रेड बटरफ्लाई का हाथ काट दिया। जंगल में आग की तरह पूरे सुजाको प्लैनेट के अंदर ये बात फैल चुकी थी। कई सारे लोग तो यहाँ पर उसको एक जीनियस मानने लगे कि वो बहुत ज्यादा जीनियस होने वाला है और कोई लोग उसको डरपोक मानने लगे कि रेड बटरफ्लाई के साथ हाथ काटकर वो छुप कर कहीं बैठ गया। वहीं ली मुवान भी होती है जिसको भी इस चीज की खबर पता चल चुकी थी कि कोई शेंगन्यू नाम का बंदा है जिसने इतना बड़ा काम किया। उसको नहीं पता था कि ये शेंगन्यू वांग ही है। इसके बाद जैसे ही वो जो डीमन था अपने ट्रोल क्लान के अंदर आया था उसको तुरंत ही बुला लिया जाता है सुजाको प्लैनेट के पास जो कि वहाँ की मेन सेक्ट है। वहाँ पर बुलाने के बाद उससे वही पूछा जाने वाला था कि ये शेंगन्यू कौन है। सुजाको प्लैनेट से एक बंदा भी आया हुआ था तो वो डीमन से उसके बारे में पूछता है कि शेंगन्यू कौन है, तो डीमन सिर्फ इतना ही बताता है कि मुझे उसका नाम पता है, उसका नाम शेंगन्यू है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। हाँ मैंने उसको देखा तो है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन ढंग से मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख पाया, सिर्फ उसको महसूस किया है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके आसपास भी कोई खड़ा नहीं हो सकता। वहीं पर शेंग फैमिली भी आई हुई थी क्योंकि वांग ने नाम रखा था शेंगन्यू, तो वो सुजाको वालों को लग रहा था कि ये शेंग फैमिली का ही कोई बंदा होगा। लेकिन शेंग फैमिली वाले लोग यहाँ पर सीधा झुक कर बोल देते कि नहीं, हमारे फैमिली के अंदर शेंगन्यू नाम का कोई बंदा नहीं है, हमारा सरनेम जरूर शेंग है लेकिन शेंगन्यू नाम का बंदा हमारे पास नहीं है। कोई हमारे फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारी फैमिली को छोड़ दिया जाए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। सुजाको सेक्ट से जो बंदा आया हुआ था उसके पास
पास वांग की एक पेंटिंग भी होती है। वो कह रहा था कि जितना भी लोगों ने इस शेंगन्यू को इमॉर्टल रैंक के अंदर देखा है ना, तो उन्होंने ही हल्की फुल्की इसकी पेंटिंग बनाई है, जिसके हिसाब से इस तरह से उसका चेहरा मिल पाया है। आज के बाद कोई भी इस बंदे को कहीं पर भी देखता है ना, जगह पर इसकी जान लेना। अगर जो इसकी जान लेगा उसको हम रिवॉर्ड से माला माल कर देंगे, लेकिन अगर कोई इसकी मदद करने की कोशिश करता है, इसको साथ देता है ना, तो उस इंसान को क्या, उसके पूरे खानदान को मार दिया जाएगा। तो कोई भी इसके आसपास ना भटके और इसकी मदद करने के बारे में तो सोचे भी ना। तभी वहाँ की पूरी जमीन हिलने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई खतरनाक वाला इंसान यहाँ पर एंट्री मार रहा है। देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फिनिक्स बर्ड आ चुकी थी, जो यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ कह रही थी कि कोई भी यहाँ पर शेंगन्यू के बारे में जानकारी निकालना बंद कर दे। कोई भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकालेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं और सभी वहाँ पर वो उस फिनिक्स बर्ड की बातें मानने लग गए थे। ये फिनिक्स बर्ड कौन थी और किसको इसने यहाँ पर भेजा, ये अभी हमें नहीं पता चलता। डीमन भी हैरान रह चुका था कि आखिर ये वांग बंदा क्या है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट आ गई। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई उसका कभी भी कुछ बिगाड़ पाएगा। दूसरी तरफ हम रेड बटरफ्लाई को देखते हैं, जो पूरे गुस्से के साथ अपना कल्टीवेशन कर रही थी। कल्टीवेशन करने के दौरान भी वो सिर्फ शेंगन्यू ही चिल्ला रही होती है कि मैं उस शेंगन्यू को नहीं छोड़ूंगी। ये बैटल हम दोनों के बीच का अभी तक के खत्म नहीं हुआ। एक घायल शेरनी नॉर्मल से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तूने मुझे घायल किया है तो अब तुझे यहाँ पर इसकी सजा भुगतनी होगी। कभी भी तू मुझे मिल, मैं तेरी जान नहीं ले ली ना तो फिर देखना। दूसरी तरफ हम जाओ कंट्री का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक मास्टर था और एक छोटी लड़की थी। वो दोनों यहाँ से कहीं जा रहे होते हैं। वो कहती है, मास्टर आप मुझे यहाँ पर लेकर आए ना, तो लोगों का ऐसा कहना है कि इस तरह से चलते हुए हमारी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज होती है। ये जगह बहुत कमाल की है कल्टीवेशन करने के लिए। जिस पर उस लड़की का मास्टर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, ये जगह बहुत कमाल की है और ऐसे बारिश के मौसम में यहाँ पर कल्टीवेशन करना ना और ज्यादा कमाल का होता है। उम्मीद है कि तुम जल्दी अपना ब्रेक थ्रू भी कर लोगी अगर यहाँ पर कल्टीवेशन करते रहोगी तो। वो लड़की वहाँ पर अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि ये शेंगन्यू नाम का बंदा इतना ज्यादा फेमस हुआ है ना, उसकी कल्टीवेशन क्या होगी? क्या वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे होगा या उससे भी आगे हो सकता है? आपको क्या लगता है कि वो कौन से लेवल पे होगा? तो उसका मास्टर कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से ना वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के लेटेस्ट स्टेज पे होगा, क्योंकि अगर वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पे होता तो वो कोई चांस ही नहीं था कि वो रेड बटरफ्लाई का सिर्फ हाथ काटता, वो उसको चीर कर फाड़ देता। वहीं पर जिंदा बचने का रेड बटरफ्लाई की कोई चांस ही नहीं रहता अगर वो बंदा शेंगन्यू इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे होता तो। तभी वहां का मौसम बदलने लगता है और बहुत जोर की बिजलियां गिरने लग गई थी जो जमीन तक के आ रही होती है। वो मास्टर अपनी जो डिसाइपल थी उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों को समझ नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर ये क्या हुआ और कौन आ रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से इतना भयानक तूफान आ गया। और वो कौन कोई और नहीं बल्कि वांग ही था। वही यहाँ पर पूरी खतरनाक एंट्री लिए हुए पहुंच चुका था, जिसको देखकर वो मास्टर और वो जो लड़की होते दोनों हैरान रह जाते कि आखिर ये कौन है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर